किसी ने क्या खूब कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी बिल्कुल ठीक कहा है। ऐसा ही हाल हमारे सुल्तान भाईजान का है। देख लीजिए कि वो अपनी अकड़ और अपनी जिद में इस कदर ढीठ बन चुके हैं कि उन्हें किसी बात की कोई समझ ही नहीं आ रही। बड़े ही अच्छे तरीके से बड़े प्यार के साथ हमारी इसरा बहन ने उनको ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ठीक होने वाला ऐसे शख्स है ही नहीं था। लेकिन जी जैसे ही असरा के घर वालों को सारी खबर पहुंच जाती है और उनको पता चल जाता है कि असरा के साथ उस घर में क्या क्या होता रहा और उनकी बहन उस घर में किस तरह के हालात गुजारती रही, ये चीज़ उनके लिए बहुत नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी है। अब तो दिल कर रहा है सरवर का कि जाकर उसको सीधी गोली से उड़ा दे, लेकिन वो सोचता है कि इस इंसान को ऐसे नहीं बल्कि इसके जवाल के साथ उड़ाया जा सकता है, यानी कि इसको नीचा दिखाया जा सकता है, फिर समझो कि इसकी खुद ही मौत हो जाएगी। इस बात ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। लेकिन असरा कहती है कि ज़रा देखभाल के बात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि मसला ख़राब हो जाए। लेकिन सरवर कहता है कि अब मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं, ना मुझे किसी चीज़ का डर है ना कुछ। तुमने कोशिश की है, इसलिए मैं भी अब कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने घर को बचाने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर अब देखेंगे कि वो सीधा सुल्तान के पास जाता है और सुल्तान को जाकर कहता है कि हाँ भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई असरा के साथ ये रवैया रखने की। यकीन मानो, अगर मुझे पहले दिन से पता होता कि इस कदर घटिया हरकतें उस घर में होती रही, इस कदर जलील होती रही मेरी बहन उस घर में, तो मैं कभी भी एक पल के लिए भी उसे आपके घर में नहीं छोड़ता। ये तो असरा का सब्र था जो सारा मामला ठीक रहा और उसने हर चीज़ को संभालने की, हैंडल करने की कोशिश की और सोचती रही बेचारी कि एक दिन आएगा कि तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझे तो अंदाज़ा था कि तुम जैसे इंसान कहाँ ऐसे ठीक होते हैं। तुम दोनों को, यानी कि तुम जैसे लोगों को जब तक दो छितर ना पड़े तब तक आप लोग ठीक नहीं हो सकते। सुल्तान थोड़ी हड़बड़ी करता है और कहता है कि आखिर किस किस्म की आप बहस मेरे साथ कर रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि तुम ये मत याद रखना कि हमसे बदला लेकर, दुश्मनी लेकर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला। मैं तुम्हारा वो हश्र कर सकता हूँ कि तुम सड़क पर आ सकते हो। ये बात उसको परेशान कर देती है। वैसे तो वो बदतमीज़ी करने में माहिर होता है और किसी बात से नहीं डरता, लेकिन जब उसके बात आती है स्टैंडर्ड पर और उसे पता चल जाता है कि अब वो नीचे गिरने वाला है, सड़कों पे आने वाला है, तब मामले को वो सुधार लेता है और कहता है कि अब आखिर कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वैसे ही खाम खासा को आदत है बातें बनाने की। बेहतर यही है कि इसरा को समझाया जाए। मैं भी इसको कितनी दफ़ा कहता हूँ कि हर बात को दिल पे मत लिया करो, लेकिन वो लड़की सुनने का नाम नहीं लेती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर ये लड़की आगे क्या करेगी और इसका क्या हाल होगा। लेकिन जी अब देखेंगे। वो कहता है कि सारी बातों को छोड़ो, सारी बातें एक तरफ है, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। आज मुझे साफ साफ बताओ, ऐसा ना हो कल का कोई मसला बन जाए, क्योंकि अब मैं असरा को इस घर में एक पल के लिए भी नहीं भेजूंगा जब तक तुम आकर उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। असरा उस घर में वापस नहीं जाएगी और मुझसे वादा नहीं करोगे कि उस घर में असरा के साथ कोई भी ऐसा मामला पेश नहीं आएगा। असरा के साथ बदसलूकी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जाकर सुल्तान को समझ आ रही है कि उसे सीधे रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि रास्ता टेढ़ा करने से उसका सब कुछ टेढ़ा हो सकता है। अब इस चीज़ का अंदाज़ा उसको आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, इसलिए वो खामोशी के साथ अब हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करेगा और फिर उन लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है और सिर्फ असरा की बेवकूफ़ियाँ हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि सारा ब्लेम असरा पर डाला जा रहा है। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो असरा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे, इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है, और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है मुझे वाकई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं, और सारी दुनिया जानती है। ये अलग बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है, और उसके दिल में बार-बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है, इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है, लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दी है। मिसाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिसाल के सामने। लेकिन मिसाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।